जय हिंद दोस्तों, स्वागत आप सभी का विजडम एजुकेशन पे है। आज 10 अगस्त 2021 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस करेंगे जो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या किसी भी वनडे एग्जाम के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों ही पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होगा। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ शेयर कर दें। कोई क्वेश्चन पूछना है, कुछ सुझाव देना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं और वीडियो को निश्चित तौर पर लाइक कर दें। देखो, 10 अगस्त का दिन जो है, आज का दिन जो है फेमस है, जैव विविधता दिवस के रूप में इस दिन को मनाया जाता है। तो बस ये याद रख लेना, जैव विविधता दिवस, बायोफ्यूल डे मनाया जाता है 10 अगस्त को। फर्स्ट पेज पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, दो न्यूज़ है। एक तो यह न्यूज़ काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, समुद्री सुरक्षा की चुनौतियों से निपटने के लिए बढ़ाए सहयोग, और दूसरा यह है रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स पे है। तो दोनों को डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसी न्यूज़ पे चलते हैं। समुद्री सुरक्षा की चुनौतियों से निपटने के लिए बढ़ाए सहयोग, जैसा कि हमने आपको कल भी बताया था कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की एक स्पेशल मीटिंग बुलाई गई है, और उस स्पेशल मीटिंग को जो लीड किए हैं, अध्यक्षता जो किए हैं, वो भारत के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा किया गया। चूँकि ये मीटिंग की अध्यक्षता भारत के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा किया गया है, इसलिए ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो गया। और इसका दो तीन रीजन है, नीचे भी इस पर एक न्यूज़ दिया हुआ, मैं वहाँ पर डिटेल से डिस्कस कर दूंगा कि ये न्यूज़ कैसे दक्षिणी चीन सागर से जुड़ा हुआ है। फिलहाल तो आप ये समझो कि समुद्री सुरक्षा के लिए भारत सरकार ने या प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 5 मंत्र दिए हैं, 5 सिद्धांत दिए हैं। ये पांचों सिद्धांत को कहीं लिख लेना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा मेंस पर्सपेक्टिव से। पहला इन्होंने कहा है कि वैध समुद्री व्यापार के लिए बाधाओं को दूर करना। दूसरा है कि विवादों का निपटान अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधार पर होना चाहिए। अनक्लॉज जो कानून है 1983 का, उस कानून के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय विवाद जो है उसका निपटान होना चाहिए। UNCLOS अनक्लॉज के बारे में कई बार हमने डिस्कस किया आपके साथ। 1982 का कानून है और ये समुद्री विवाद को निपटान के लिए कानून बनाया गया था। तीसरा है कि प्राकृतिक आपदाओं और आतंकवादियों द्वारा खतरे का मुकाबला वैश्विक समुदाय मिलकर करे। समुद्री जो खतरा होता है, समुद्री आतंकवादी होता है, मसलन मुंबई टेरर अटैक जो हुआ था उसको समुद्री आतंकवादी खतरा कहिए, चूँकि समुद्र के माध्यम से वो इन किए थे। और इसी तरह से कई बार भारत को डर होता है या भारत को खतरा होता है कि जो बंगाल के एरिया में है वहाँ पे भी समुद्र के माध्यम से आतंकवादी प्रवेश कर सकते हैं। उसके बाद समुद्री पर्यावरण एवं संसाधनों का संरक्षण किया जाए, और साथ ही साथ समुद्री संपर्क और प्रोत्साहन किया जाए, समुद्री संपर्क को बढ़ाया जाए। तो ये 5 सिद्धांत प्राइम मिनिस्टर मोदी ने दिया है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग को लीड करते हुए। और इसका जो थीम था, बस ये भी याद रख लेना, इस मीटिंग का जो एग्जैक्ट नाम था, हाँ, इस मीटिंग का एग्जैक्ट नाम था समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता। समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता, ये जो मीटिंग है इस मीटिंग का नाम था। इस पर एक नीचे दिया हुआ डिस्कशन वहाँ पे हम करेंगे आपके साथ कि किस तरह से ये चीन से संबंध है और किस तरह से ये क्वाड से संबंध है, और साथ ही साथ दक्षिणी चीन सागर के इशू से किस तरह से ये संबंधित है। देखो, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स ये जो है, इस टॉपिक में लगभग 3 न्यूज़ हैं। एक न्यूज़ तो आपको रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स के बारे में हो गया, और दूसरा यहाँ पे जो है ये न्यूज़ हो गया, और तीसरा ये न्यूज़ है। इन तीनों के बारे में मैं डिटेल से डिस्कस कर दूंगा। रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स के बारे में मैंने डिस्कस किया था 2-3 दिन पहले। क्या होता है, इसको कहा जाता है हिंदी में पूर्वगामी कर। रेट्रोस्पेक्टिव यानी जो तिथि है, जिस तिथि से इम्प्लीमेंट हो रहा है उस तिथि से पहले जाकर के इसको लागू किया गया। मसलन 2012 में एक कानून आया था, और ये 2012 में जो कानून आया था तो लागू होना चाहिए 2012 से। इसको मान लेते हैं 1 अप्रैल 2012 को ये कानून आया, तो 1 अप्रैल 2012 से ये लागू होना चाहिए, लेकिन ये लागू हुआ था 1962 से, यानी काफ़ी पहले से ये लागू हुआ था। तो पूर्वगामी कर वैसे कर को कहा जाता है जो पूर्व की तिथि से जाकर के प्रभावी होता है। मतलब कानून आज बनेगा लेकिन वो पूर्व की तिथि से जाके लागू होगा, उसी को कहा गया रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स। सामान्यतः कर अधिरोपित करने वाले देशों द्वारा पूर्वव्यापी कराधान का प्रावधान किया जाता है उन नीतियों या विसंगतियों को दूर करने के लिए जिसका प्रयोग पूर्व में कंपनियों के द्वारा अनुचित लाभ लेने के लिए किया गया। मान लेते हैं कि 2012 में अगर कानून है, 1962 से इसको लागू किया गया, इसका मतलब 1962 से लेकर के 2000 के बीच में जितने भी विसंगतियाँ हुई, जितने भी
ट्रांजैक्शन, गलत ट्रांजैक्शन हुए या अनुचित लाभ लिया है कंपनी, उसको दूर करने के लिए रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स का प्रयोग किया जाता है। और भारत ही नहीं, विश्व के कई देश इसका प्रयोग कर रहे थे, लेकिन अब क्या किया गया है कि भारत सरकार इसको दफन कर दिया है। रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स का प्रोविजन समाप्त किया गया। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इम्प्रूवमेंट के लिए भी चर्चा किया गया था कि रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स को समाप्त किया जाए। अब देखो यहाँ पे जो है सबसे पहले तो इसको देख लेते हैं कि कारोबार को आसानी बनाने के लिए ट्रिब्यूनल बिल पारित, यानी कारोबार को सुगम बनाने के लिए विवाद चलता है। मान लेते हैं दो कंपनी के बीच में विवाद चलता है, तो ऐसे कंडीशन में वो लंबा प्रोसेस में चला जाता है। और अगर मैं इकोनॉमिक सर्वे 2017 की बात करूं, इकोनॉमिक सर्वे 2016-17 में एक डाटा आया था, और इस डाटा में कहा गया था कि न्यायपालिका की प्रक्रिया के अधीन 7 लाख करोड़ से अधिक का मैटर फंसा हुआ है, जो व्यापारिक गतिविधियां हैं वो फंसा हुआ। 2017 की मैं बात कर रहा हूँ। अब सोचो 2017 में अगर ये बोला गया है कि 7 लाख करोड़ रुपया फंसा हुआ न्यायपालिका की गतिविधि के कारण, या न्यायपालिका की जो डिसीजन नहीं दिया इसके कारण 7 लाख करोड़ रुपया फंसा हुआ, तो 7 लाख करोड़ रुपया अगर टैक्स आएगा तो सोचो कितना टैक्स आएगा। 30% के आसपास टैक्स आता है, तो लगभग 2.1 लाख करोड़ के आसपास सरकार को टैक्स मिलेगी अगर वो न्यायपालिका डिजॉल्व हो जाता है मैटर। तो वर्तमान में तो और ये अधिक मैटर फैल गया होगा, यानी जो 7 लाख करोड़ रुपए का जो मैटर फंसा हुआ था न्यायपालिका में, वर्तमान में 10 लाख करोड़ से अधिक का पार हो गया होगा। तो 10 लाख करोड़ का मैटर मान लेते हैं कि न्यायपालिका में अगर चल रहा है, तो इसके कारण सरकार को टैक्स नहीं मिलता है। तो इसी को सॉल्व करने के लिए और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी ये प्रोविज़न किया गया था, या बताया गया था कि आप एक काम कीजिए कि जो न्यायपालिका है उसमें इस मैटर को नहीं ले जाकर के एक अलग से ट्रिब्यूनल बना दीजिए, और उस ट्रिब्यूनल में जाकर के ये मैटर सॉर्ट आउट होगा। दो कंपनी के बीच में विवाद होता है, उस कंपनी के विवाद का समाधान जो है किसी ट्रिब्यूनल में किया जाए, ताकि वो जल्दी समाधान किया जाए, ताकि जल्दी से जल्दी उसका इम्प्लीमेंटेशन किया जाए। और अगर हमें चीन को इनकाउंटर करना है, चीन से जितनी कंपनी निकल रही है उस कंपनी को भारत में आकर्षित करना है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट कदम था, इसको ज़रूरी कदम कहिए आप। सब तो बना रहे हैं। ओके, नेक्स्ट न्यूज ये है कि बैंक के डूबने पे मिलेगी 5 लाख रुपए तक की राशि। देखो एक संस्था है, अगर आप मान लो आप किसी बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं, तो आपके जो डिपॉजिट है उसकी गारंटी देता है ये संस्था, जिसका नाम है जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम, DICGC। DICGC एक संस्था है जो आप पैसा जमा करते हो बैंक में, इसकी गारंटी देता है। अगर आपके बैंक में कितना भी पैसा जमा हो, मान लेते हैं आपके बैंक में 20,000 रुपये जमा है और बैंक मान लेते हैं डूब गए, तो वैसे कंडीशन में ये 20 का 20,000 रुपये आपको मिल जाएगा, अप टू 1 लाख रुपया। अगर मान लेते हैं 1 लाख रुपये आपके बैंक में जमा हो और बैंक डूब जाती है, तो आपको 1 लाख रुपये मिल जाएगा। लेकिन मान लेते हैं कि अगर आप अपने बैंक में 2 लाख रुपये जमा किए हो, या 5 लाख जमा है, या 10 लाख जमा है, तो भी अगर बैंक डूब जाती है तो आपको सिर्फ 1 लाख मिलेगा। तो ये प्रोविज़न किया गया था DICGC में, ये आया था 1978 में। जमा बिगम निगम यानी डिपॉजिट ओके 1978 में ये संस्था बना था, DICGC, जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम। यानी अगर आपके बैंक में कितना भी पैसा जमा हो, 1 लाख रुपए तक आपको ये आपको इंश्योरेंस देती है, यानी 1 लाख रुपए तक आपको ये मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा। लेकिन 1 लाख रुपए से अधिक आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो ये प्रोविज़न इनिशियली किया गया था DICGC में। अब देखो इसमें क्या किया गया है कि इसमें सरकार ने एक बिल ला करके ये इम्प्रूवमेंट कर दिया है कि अगर आपका पैसा मान लेते हैं कि जमा हो बैंक में, अप टू 5 लाख रुपये वो आपको मिल जाएगा। 5 लाख रुपये तक जमा हो तो वो मिल जाएगा। 5 लाख रुपये से अधिक अपर जमा हो और बैंक मान लेते हैं कि बैंक डूब जाती है मान लेते हैं, तो वैसे कंडीशन में 5 लाख से अधिक नहीं मिलेगा, लेकिन 5 लाख तक का मिल जाएगा आपको पैसा। जैसे आपके मान लेते हैं बैंक में 4 लाख रुपए जमा हो तो पूरा पूरा 4 लाख मिल जाएगा आपको। 3 लाख जमा है तो पूरा पूरा 3 लाख मिल जाएगा। 5 लाख जमा है तो 5 लाख मिल जाएगा, यानी टोटल 5 लाख तक मिल जाएगा। लेकिन अगर मान लेते हैं कि 6 लाख रुपए जमा हो तो कितना मिलेगा आपको? सिर्फ 5 लाख मिलेगा। 10 लाख जमा हो तो कितना मिलेगा? सिर्फ 5 लाख मिलेगा। तो 5 लाख से ऊपर जितना भी हो
सिर्फ 5 लाख आपको मिलेगा। लेकिन 5 लाख से अंदर जितना भी पैसा जमा हो, मान लेते हैं 3 लाख जमा हो तो 3 लाख मिल जाएगा आपको। तो 5 लाख से नीचे जितना भी अमाउंट आपका बैंक में जमा है, टोटल का टोटल पैसा आपको मिल जाएगा। ये प्रोविज़न किया गया। और पहले क्या था, पहले सिर्फ 1 लाख रुपये आपको मिलता था, आपके बैंक में कितना भी पैसा जमा हो। 1 लाख रुपये तक का अगर आप पैसा जमा है तो वो पूरा पैसा मिल जाएगा। लेकिन 1 लाख से अधिक पूरा पैसा आपको नहीं मिलता था, सिर्फ 1 लाख रुपये मैक्सिमम आपको मिलता था अगर बैंक डूब जाती है तो इसको करके 5 लाख रुपये कर दिया गया। तो मुझे उम्मीद है कि ये बेसिक पॉइंट जो आपको यहाँ से समझ में आएगी। फर्स्ट पेज पे आज काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। देखो यहाँ पे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको लेकर के मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, मैं वहाँ पे डिस्कस कर दूंगा, क्योंकि एक वीडियो में ये डिस्कस करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आईपीसीसी की एक नई रिपोर्ट आई है। आईपीसीसी की जब भी रिपोर्ट आती है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। आईपीसीसी, इसको हिंदी में कहा जाता है अंतर सरकारी पैनल जलवायु परिवर्तन पे अंतर सरकारी पैनल, यानी इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, इंग्लिश में कहा जाता है इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, हिंदी में कहा जाता है अंतर सरकारी पैनल। इन्होंने हाल फिलहाल में यानी 2021 में कुछ दिन पहले इनफैक्ट इसी महीने में एक रिपोर्ट जारी किया है। और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि वातावरण लगातार गर्म हो रहा है और तय है कि हालात और ख़राब होंगे, भागने या छिपने का जगह नहीं बचेगा। ये रिपोर्ट में लिटरली कहा गया। 2015 में COP21 का आयोजन हुआ था पेरिस में, जिसे पेरिस समझौता के नाम से जानते हैं। पेरिस समझौता में ये कहा गया था कि हमें सदी के अंत तक जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक बढ़ने नहीं देना। वर्तमान में टेम्परेचर कितना है, पूर्व औद्योगिक काल से ये जो टेम्परेचर काउंट होता है 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड या 2 डिग्री सेंटीग्रेड, ये काउंट होता है पूर्व औद्योगिक काल से। तो वर्तमान में पूर्व औद्योगिक काल से टेम्परेचर 1.1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ चुके हैं। ये आईपीसीसी की रिपोर्ट करती है। यहाँ पे देखो दिखा हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ COP21 में कहा गया था कि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हमको नहीं बढ़ने देना है टेम्परेचर सदी के आखिर तक। लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है कि टेम्परेचर हम लोग कंट्रोल कर पाएंगे, क्योंकि कोई देश इस पर एक्टिवली तौर पे उतना काम नहीं कर रहा। और रिपोर्ट में तो भयावह कंडीशन बताया गया, भयावह कंडीशन बताया गया है कि अगर इसी तरह का स्थिति कायम रहा तो सदी के अंत तक जो है तापमान 3.3 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाएगा। कई सारे द्वीप, लगभग आधा विश्व समाप्त हो जाएगा। अगर इतना टेम्परेचर बढ़ गया तो आधा से अधिक विश्व समाप्त हो जाएगा। अभी देखो क्लाइमेट चेंज का कैसे असर हो रहा है, ये देखो आप, महाराष्ट्र में बाढ़ आया, वो भी एक क्लाइमेट चेंज का असर था। आपने देखा होगा कि कल भी हमने डिस्कस किया था, कल या परसों, कि ग्लेशियर किस तरह से लगातार टूट रहा है। और ग्लेशियर टूटने से क्या होता है, ग्लेशियर टूटने से क्या होता है कि पानी जो है पिघलना शुरू होता है। पानी पिघलना शुरू होता है, क्या होता है, समुद्र जल का स्तर बढ़ जाता है। और देखो ग्लेशियर इम्पॉर्टेंट क्यों है, जैसे मान लो ये, मान लेते हैं कि ये पहाड़ है, बर्फ़ का पहाड़ है, और यहाँ पे अगर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो ये इसको रिफ्लेक्ट कर देता है। लेकिन वहीं पे अगर समुद्र में अगर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो समुद्र क्या करता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। और समुद्र चूँकि सूर्य का प्रकाश अगर एब्जॉर्ब करता है तो टेम्परेचर बढ़ा देता है। तो ग्लेशियर इसलिए इंपॉर्टेंट है, ग्लेशियर रिफ्लेक्ट कर देता है सूर्य के प्रकाश को और ये एब्जॉर्ब कर लेता है समुद्र। देखो इस पर मैं डिटेल से डिस्कस कर दूंगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये रिपोर्ट है। और मुझे लगता है कि आज के पेपर में सबसे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट यही है। जब भी आईपीसीसी का रिपोर्ट आता है यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है, स्टेट पीसीएस क्वेश्चन पूछती है। एक बार इसको भी देख सकते हैं, सरकार ने कहा है एनएसओ के साथ कोई लेना देना नहीं। एनएसओ वही कंपनी है, इजराइल की कंपनी, जिन्होंने पेगासस वायरस बनाया है, पेगासस स्पाईवेयर बनाया है। तो उनके साथ सरकार का कहना है कि कोई लेना देना नहीं है। एक बार देख सकते हैं बस। देखो पीएम मोदी आज महोबा से उज्ज्वला 2 योजना का करेंगे शुभारंभ। सबसे पहले उज्ज्वला 1 योजना देखो क्या है। उज्ज्वला 1 योजना की शुरुआत हुई थी 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया से। यूपीएससी स्टेट पीसीएस या कहीं भी किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता डायरेक्टली, उज्ज्वला योजना की शुरुआत कहाँ से हुआ था, तो
पहला योजना की शुरुआत हुआ था बलिया से, जो क्वेश्चन अब नहीं पूछेगा, 2016 का में ये हुआ था, करंट का था। इसको रेगुलेट करता है पेट्रोलियम और गैस मिनिस्ट्री। लेकिन अभी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उज्ज्वला योजना के तहत जो है 8 करोड़ परिवारों को जो है एलपीजी कनेक्शन दिया गया है। सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना के आधार पे जो है लोगों को हेल्प किया जाता है। सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी जनगणना के अनुसार लोगों को जो है उज्ज्वला कनेक्शन दिया जाता है। अब आपके लिए इम्पोर्टेंट ये हो गया कि यहाँ पे चूँकि प्राइम मिनिस्टर मोदी आज इसका उद्घाटन करेंगे महोबा से, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट ये हो गया कि आप याद रख लेना, उज्ज्वला योजना 2 की शुरुआत जो है महोबा, बुंदेलखंड का एक क्षेत्र है, महोबा से किया गया। देखो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको जुडिशियल रिफॉर्म्स के लेकर के मैं चर्चा करना चाहता हूँ। मैं एक स्पेशल वीडियो बनाना चाहता हूँ पुलिस रिफॉर्म्स को लेकर के और जुडिशियल रिफॉर्म्स को लेकर के। बिल्कुल समय नहीं मिल रहा है इसलिए मैं बना नहीं रहा हूँ, मैं डिटेल से डिस्कस कर दूंगा। जुडिशियल रिफॉर्म्स, क्लाइमेट चेंज, पुलिस रिफॉर्म्स, ये तीनों टॉपिक आज मैं नोट करता हूँ। इसको लेकर के मैं डिटेल से अलग से वीडियो बना करके डिस्कस कर दूंगा। लेकिन जुडिशियल रिफॉर्म्स को लेकर के जब भी चर्चा होती है तो एक चर्चा निश्चित तौर पे होता है कि हमें जो है सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ानी चाहिए, हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ानी चाहिए, अन्य जगह न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ानी चाहिए। हमें अपने सिस्टम में न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ानी चाहिए, क्योंकि 3 लाख से अधिक मैटर तो लोअर कोर्ट में पेंडिंग है। देखो एक बार इसको देख सकते हो, जिस तरह से आजकल कुछ समय में ड्रोन अटैक हुआ था, कुछ दिन पहले हमने देखा था कि जम्मू कश्मीर में हमारे जो आर्मी के जवान हैं उनके कैंप पे ड्रोन अटैक हुआ, और उसके बाद देश भर में चर्चा हो गया ड्रोन को लेकर के हम किस तरह से पॉलिसी बनाए, ड्रोन को लेकर के हम क्या काम करने वाले हैं, उसको लेकर के देश भर में चर्चा हुई थी। तो उसी को लेकर के यहाँ पे बेसिकली आपको ये जानना चाहिए कि ड्रोन को लेकर के सरकार क्या क्या पॉलिसी बना रही है। तो ये न्यूज़ से अधिक इम्पोर्टेंट हो गया ड्रोन पॉलिसी, सरकार की ड्रोन पॉलिसी, ये अधिक इम्पोर्टेंट है। ऑक्सीजन टास्क फोर्स की कोर्ट रिपोर्ट पे क्या किया बताए केंद्र सरकार। देखो सरकार ने हाल फिलहाल में कहा था कि ऑक्सीजन की कमी से किसी की मृत्यु नहीं हुई है। सरकार ने ये बताया है कि ऑक्सीजन की कमी से किसी की मृत्यु नहीं हुई है। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान हमने देखा कि किस तरह से देश भर में ऑक्सीजन की किल्लत थी, और उसी को लेकर के एक टास्क फोर्स बनाया गया था, और उस टास्क फोर्स में क्या रिपोर्ट दिया गया है ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार बताए, केंद्र सरकार बताए कि उसमें क्या रिपोर्ट दिया गया। राइट, एक बार इसको भी देख सकते हैं, इसको भी पढ़ सकते हैं आप लोग। देखो सबसे इम्पॉर्टेंट अगर 2-3 वर्ष में कोई टॉपिक रहा है यूपीएससी पर्सपेक्टिव से, यूपीएससी में जो क्वेश्चन पूछा है, मुझे लगता है स्टेट पीसीएस में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो रहा है तेल, खाद्य तेल। हम खाद्य तेल का आयात करते हैं, भारत में पर्याप्त खाद्य तेल नहीं है, और आपको जान के आश्चर्य होगा कि जो हम विदेशी मुद्रा खर्च करते हैं खाद्यान्न वस्तुओं के आयात पर, बहुत सारे खाद्यान्न वस्तु हम विदेश से मंगाते हैं, तो जो खाद्यान्न वस्तुओं के आयात पे विदेशी मुद्रा हम खर्च करते हैं, उस विदेशी मुद्रा में सबसे अधिक मुद्रा जो खर्च होता है वो खाद्यान्न तेल पे होता है। डायरेक्टली इसी पॉइंट पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, आई थिंक 18 या 19 में, 2019 में या 2018 में, कि खाद्यान्न तेल पे सबसे अधिक विदेशी मुद्रा भारत का खर्च होता है किसी वस्तु के आयात में, किसी खाद्यान्न वस्तु के आयात में, किसी फूड आइटम के आयात में हम सबसे अधिक विदेशी मुद्रा खर्च करते हैं, तो वो खाद्यान्न तेल पे करते हैं। कल जैसा कि आपको पता है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत जो है 2000 रुपये आवंटित किए हैं प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। तो इसी के संबंध में प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ठीक है आप पैसा ले रहे हैं, हम आपको सम्मान निधि देते हैं, सम्मान देते हैं, लेकिन 2 काम करें। एक तो हमें काम करना है कि खाद्यान्न के सेक्टर में हमें आत्मनिर्भर होना है 2025-26 तक, और खाद्यान्न तेल के संबंध में, जो खाने वाला तेल होता है, सरसों का तेल वगैरह होता है, उस तेल में हमें आत्मनिर्भर होना है 2025-26 तक। और साथ ही साथ दूसरा काम करना है कि हमें जो है दाल के सेक्टर में भी आत्मनिर्भर होना है। दाल के बारे में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आप ये जान लो कि दाल जो होता है, भारत विश्व का सबसे बड़ा दाल का उत्पादक है, सबसे बड़ा दाल का प्रोड्यूसर है, सबसे बड़ा दाल का उपभोक्ता है, सबसे बड़ा दाल का कंज्यूमर है, और सबसे बड़ा दाल का आयातक भी है, इंपोर्टर भी है।
यानी विश्व में सबसे अधिक दाल का उत्पादन भी करते हैं और विश्व में सबसे अधिक दाल विदेश से मंगाते भी हैं हम, राइट। तो ये दोनों सेक्टर को लेकर के अब इसी को लेकर के एक सरकार योजना ला रही है। देखो यहाँ पे दिया हुआ है, राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन के तहत राष्ट्रीय पाम ऑयल मिशन की घोषणा किया है। 11,000 करोड़ रुपए का ये जो है ऑयल हम मंगाएंगे। 11,000 करोड़ रुपए की ये योजना है और इसके तहत जो है हम ऑयल के सेक्टर में आत्मनिर्भर होंगे। पाम ऑयल का सबसे अधिक भारत जो आयात करता था वो इंडोनेशिया और मलेशिया से करता है, राइट। इसको जरूर आप लोग देखें कि चीन में बढ़ रहे आर्थिक जोखिम से भारत को लाभ। देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए यह है कि चीन में जो है जो कंडीशन है कोरोना महामारी के दौरान, जो चीन की कंडीशन है, विश्व के देश चीन से नाखुश चल रहे हैं, वैसे कंडीशन में चीन से जो कंपनी बाहर निकल रही है उस कंपनी को आकर्षित करने के लिए भारत सरकार क्या क्या कर सकती है। ये काफ़ी हॉट टॉपिक है, ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है और इस पर कई बार हमने डिस्कस भी किया। एडिटोरियल बहुत इंपॉर्टेंट आज मुझे नहीं दिख रहा है, जानकारी के लिए पढ़ सकते हैं एक बार, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ये इम्पोर्टेंट, इसको एक बार देख लेना आप लोग। 10 अगस्त को जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है, फर्स्ट पेज पर हमने बताया था, तो इसको एक बार आप लोग देख सकते हैं। इसको जरूर पढ़ लेना आप लोग। मौद्रिक समीक्षा नीति पे कल भी हमने डिस्कस किया था, एमपीसी की जो मीटिंग हुई है, एमपीसी की मीटिंग में क्या क्या डिसीजन लिया गया उसी के बारे में यहाँ पे एक बार डिस्कस किया हुआ है, डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, इसको जरूर आप लोग पढ़ लें। वनडे एग्जाम वगैरह में पूछा जा सकता है कि आदिवासी क्षेत्रों के लिए एक सैटेलाइट टीवी लॉन्च किया गया जिसे कहा गया ट्राइब टीवी। ट्राइब टीवी कहा जाएगा, यानी ट्राइबल का जो है, जैसे मान लो संथाल का क्षेत्र का जाति हो गया, मुंडा जनजाति हो गया, तो मुंडी का जो उनके लोकल लैंग्वेज में है उनको इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा, उनको जानकारी दिया जाएगा। तो इसलिए ये टीवी लॉन्च हुआ है कि उनको जो है उन्हीं की भाषा में जानकारी देना, इसलिए ये टीवी लॉन्च हो रहा है। भारत का पहला स्वदेशी विमान पोत INS विक्रांत ने पहली समुद्री यात्रा को पूर्वक करने के बाद कोची लौटा। तो भारत का ये पहला स्वदेशी विमान पोत, देखो विमान पोत हमारे पास पहले से भी है लेकिन इसका पूरा निर्माण भारत सरकार ने किया। तो ये पहला स्वदेशी विमान पोत IAC विक्रांत कहा जाता है इसे। तो विक्रांत हमारा पहला स्वदेशी विमान पोत है, बस ये याद रख लेना। देखो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट आपको दिखेगा कि पाकिस्तान में 8 वर्षीय बच्चे पे जो है इस निंदा कानून लगा हुआ है। और 8 वर्षीय बच्चे, सोचो एक 8 वर्ष का बच्चा जो है क्या वो कॉन्स्पायरेसी करेगा, क्या षड्यंत्र करेगा वो, और उस पर इस निंदा कानून लगा करके जो है उसको जेल में डाल दिया गया। इसलिए इस निंदा कानून की पूरा का पूरा जो है यूरोपियन कंट्री जो है आलोचना करता है। तो ये मान लो हिंदू बच्चा था या मान लो गैर मुस्लिम बच्चा पे ये इस निंदा कानून लग सकता है, लेकिन क्या मुस्लिम लोगों पे इस निंदा कानून लगता है? नहीं, बिल्कुल। मुस्लिम हिंदुओं की संपत्ति को नष्ट करे। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि मुसलमानों ने किस तरह से जाके चर्च में, पाकिस्तान में मुसलमानों ने जाके किस तरह से चर्च में जो है पूरा नारा लगाया था, चर्च को तोड़फोड़ करने का काम किया था। क्या उस पर इस निंदा कानून लगेगा? नहीं। लेकिन 8 वर्षीय बच्चे जो गैर मुस्लिम बच्चे हैं उस पर भी इस निंदा कानून लग जाएगा। तो इस कानून की लगातार आलोचना होती है विश्व के देशों में, और ख़ास करके यूरोपीय देशों में इस निंदा कानून की काफ़ी आलोचना होती है। और एक और बात याद रख लेना कि पाकिस्तान को GSP स्टेटस मिला हुआ। GSP क्या होता है? जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस होता है कि आपके वस्तु को हम थोड़ा प्रेफरेंस देंगे, आपको जो है प्रेफरेंस देंगे अदर के कंपेयर में, यानी आपको टैक्स कम लेंगे, आप में जो है मार्केट में आपकी चीज़ें सस्ती होगी। तो GSP के तहत जो है मिला हुआ है यूरोपीय देश में इनको, पाकिस्तान को, और इस पर रिव्यू कर रही है अब यूरोपीय कंट्री कि आप अपने यहाँ इस निंदा जैसे कानून को हटाइए, तभी जाकर के हम आपको GST स्टेटस बहाल करेंगे। कुछ दिन पहले मैं लगातार चर्चा में था और हम लगातार आपके साथ डिस्कस कर रहे थे कि यूरोपीय देश या यूरोपीय पार्लियामेंट किस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह का प्रस्ताव लाई थी। चलिए इतना ही न्यूज़ था।
एक बार इसको देख सकते हैं, ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की बात कर रहा हूँ। ये ऊपर में है, हम 300 से 400 किलोमीटर के रेंज में है धरती के ऊपर, लोअर अर्थ ऑर्बिट में ये है। एक बार इसको देख सकते हैं। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो निश्चित तौर पे आपका स्वागत है। और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको मुझे अलग से वीडियो बनाना है, मैं उस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा। चलिए, धन्यवाद।